चलो भाई इधर आ जाओ। द इवेपोरेशन, एक है वेपोराइजेशन जिसे बॉइलिंग भी कहते हैं, एक है इवेपोरेशन, इसे हम कहते हैं तबखीर, बुखारात का बनना, बुखारात, वेपर्स, वेपर्स, बुखारात का बनना। एक है वेपोराइजेशन, एक है जिसे बॉइलिंग कहते हैं, एक है इवेपोरेशन। वेपोराइजेशन हर टेम्परेचर पे नहीं होता, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। इवेपोरेशन हर टेम्परेचर पे होता है। अभी भी पानी क्या कर रहा है, बुखारात में चेंज हो रहा नहीं हो रहा। इवेपोरेशन तमाम टेम्परेचर्स पे होती है, समझ आ नहीं है, और एट द सरफेस होती है। कहां पे होती है? सिर्फ सरफेस ऑफ ए सब्सटेंस पे होती है, अंदर नहीं होती। बट वेपोराइजेशन अंदर भी होती है। पानी जब बॉयल करता है तो बुलबुले ऊपर उठते नहीं उठते, थ्रू आउट द लिक्विड होती है और फिक्स्ड टेम्परेचर पे होती है। ऑल टेम्परेचर्स पे बॉइलिंग वेपोराइजेशन नहीं होती। हीट ऑफ वेपोराइजेशन, याद है, हीट ऑफ बॉइलिंग अभी भी नहीं समझे। वेपोराइजेशन इज बॉइलिंग, बट इवेपोरेशन इज व्हाट? it is the formation of vapors at all temperatures at the surface of a liquid. सॉलिड में भी इवेपोरेशन होती है। तो किसी भी सब्सटेंस की सरफेस से वेपर्स का बनकर निकलना ऑल टेम्परेचर्स पे क्या कहलाएगा? इवेपोरेशन कहलाएगा। कुछ मॉलिक्यूल जो सरफेस पे होते हैं ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि वो क्या करते हैं, हवा में निकल जाते हैं छलांग मार के। समझ आ नहीं है? क्लियर हुआ? अब जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो छलांग मार के जैसे हवा में शामिल होते हैं, तो क्या हुआ? पीछे वाले मॉलिक्यूल से एनर्जी नहीं ली, वो हवा में शामिल हो गए, तो पीछे वाले मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं इट इज द कूलिंग प्रोसेस। मॉलिक्यूल दूसरों से एनर्जी लेता है और खुद छलांग मार देता है हवा में, तो पीछे वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका मतलब इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है। समझ रहे हो? वेपर बनने के लिए एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी चाहिए ना। अब मॉलिक्यूल तब तक जंप नहीं कर सकता जब उसके पास जंप करने के लिए एनर्जी नहीं है, तो वो क्या करता है? दूसरे मॉलिक्यूल से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और खुद जंप कर जाता है। पीछे वाले मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या हो जाती है? कभी हाथ पे स्पिरिट डालो, ठंडा लगता है, गर्म लगता है? क्यों? जो स्पिरिट है ना, आपके हाथ से हीट एब्जॉर्ब करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर्स में उड़ जाता है हीट लेके, और पीछे आपकी बॉडी को क्या कर जाता है? हीट तो आपकी बॉडी से लेके गया ना, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है ना हीट लेके, तो वो हवा में उड़ता फिरता है। पेट्रोल भी यही काम करता है, ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि फौरन बुखारात में चेंज होता है जब उसको हीट मिलती है। समझे हो? पता नहीं क्या समझे हो? समझे हो? इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। वेपोराइजेशन में भी वेपर्स बनते हैं, इवेपोरेशन में भी वेपर्स बनते हैं। मकसद दोनों का एक है, लेकिन इवेपोरेशन ऑल टेम्परेचर्स पे होती है, वेपोराइजेशन बॉइलिंग पॉइंट पे होती है, फिक्स्ड टेम्परेचर पे होती है। इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस पे होती है, वेपोराइजेशन थ्रू आउट, बॉटम पे भी होती है, मिड में भी होती है, टॉप पे भी होती है। सारे मॉलिक्यूल स्टीम में कन्वर्ट हो जाते हैं और टेम्परेचर राइज नहीं करता। लेकिन इवेपोरेशन में टेम्परेचर जो मर्जी हो, ये रूनमा हो रही होती है। अभी भी नहीं समझे? ये फर्क लिख लेना। आज से सवाल होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन? किस किस को पता है ये सवाल बनता है? नहीं पता? चलो मैं बता रहा हूं। ले भी जनाब, बात कर रहे हैं, बातों की बात, सबसे बड़ी बात शुरू करते हैं। टेक सम वाटर इन ए डिश। पता है क्या होती है? हाँ यार, मुस्कुराने का तो मैंने मना नहीं किया बंदा। हाँ भाई, और परात का पता है, जिसमें अम्मी आटा गूंथती हैं, तो उसमें पानी ले लो थोड़ा सा। अच्छा, रात को थोड़ा सा पानी उसमें डालना और सो जाना। सुबह उठ के देखना बीच में पानी होगा, थोड़ा सा पानी होगा भाई, वो उड़ जाता है। चलो 2 दिन बाद देखना उसमें पानी होगा। किधर गया पानी? सुन लो, टेक सम वाटर इन ए डिश। एक प्लेट में पानी ले लो। द वाटर इन द डिश विल डिसअपियर, वो पानी गायब हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, देखिए आपके कपड़े सूख जाते हैं नहीं सूखते? पानी किधर गया कपड़ों से? ये जो उड़ना ना, पानी का उड़ना, पानी के मॉलिक्यूल्स का उड़ना, उसको पर लगते हैं क्या? हाँ,
like a butterfly, the water will fly into the air and you will see it, you will be happy. Oh, water is flying like the butterflies and we are enjoying. ऐसा होता है। जो पानी के बुखारात का क्या करना, कपड़ों से उड़ जाना है ना, इस उड़ने को कहते हैं इवेपोरेशन, जिसे कहते हैं तबखीर, बुखारात का बनना। अब तो समझ गए हो। अम्मी कहती है पानी उड़ गया, जो पानी का उड़ना है ना। अच्छा, पानी उड़ता क्यों है? क्योंकि बच्चे, जब पानी के मॉलिक्यूल्स को हीट मिलती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है जितनी हवा के मॉलिक्यूल्स की है। हवा के मॉलिक्यूल देखो ना, इधर उधर उड़ते फिरते हैं ना, तो पानी के मॉलिक्यूल की जब एनर्जी हवा के मॉलिक्यूल्स की क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। वो छलांग मार के हवा का हिस्सा बन जाता है और उसमें उड़ना शुरू कर देता है। मेरी बात समझो? क्या पीजी के बच्चे को प्लेग्राउंड में 10th के बच्चों के साथ फुटबॉल खिलाओगे? क्यों? छोटा नहीं है, उसकी एनर्जी आपके बराबर नहीं है हजरत अल्लामा। जिस दिन उसकी एनर्जी आपके बराबर हो गई फिर वो आपको उठाएगा, वो कहेगा बाबा जी उन साइड दे हो जो, वो भी आपके बराबर भागेगा ग्राउंड में। नहीं समझे? हाँ भाई हामिद अली, बात समझ आ रही है? जब वाटर, जो सरफेस पे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं, टक्करें लगती, एक मॉलिक्यूल को वो एनर्जी मिल जाती है। एक ने टक्कर मारी दूसरे को, उसने मारी आगे वाले को, टक्कर तेज होती जाती है ना। एक मॉलिक्यूल को ऐसी टक्कर लगती है ना, वो गया होगा। समझ आया? नहीं आया? आया कि नहीं आया? आया? वो क्या, उसकी एनर्जी इतनी हो जाती है जिस एनर्जी से कि हवा के मॉलिक्यूल एक दूसरे को टकरे मार रहे होते हैं। वो हवा तो उसको नीचे दबाती है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद था, मरकरी को नीचे दबा रहा था, भूल गए? तो अब जिस प्रेशर से हवा उसको नीचे दबा रही है, नीचे से उसको ठुड्डा लगता है ऐसे, तो वो जो ठुड्डा होता है ना, वो उसमें इतनी फोर्स पैदा कर देता है कि वो हवा को ऊपर उठा के बाहर निकल जाए। समझ आ नहीं है? तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं, अमले तबखीर कहते हैं। पढ़ लो पुत्र, अब तो काफी हो गया, गपशप काफी हो गई है ना। अब गपशप के बाद सीधी बात की तरफ आओ। तो टेक सम वाटर इन द डिश, द वाटर इन द डिश विल डिसअपियर। जो पानी उस प्लेट या उस डिश या उस ट्रे के अंदर होगा वो गायब हो जाता है आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद। इट इज बिकॉज, ऐसा इसका जवाब ये है, तो बंदा पूछ ले व्हाई द वाटर विल डिसअपियर, तो द आंसर इज दिस, इट इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन कांस्टेंट। मेरे सवाल का जवाब देना जी। जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में क्यों होते हैं जनाब हजरत शहरोज साहब? पानी एक मैटर है, तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल जो है कि इस पे अप्लाई नहीं होगा। पानी मॉलिक्यूल से बना हुआ है, पहला पॉइंट। दूसरा कि पानी के मॉलिक्यूल्स कॉन्टिन्यूस मोशन में नहीं होंगे, अगर है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। अल्लाह दा वास्ता काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस को याद रखो, बड़ी बातें आसान हो जाती हैं। वो थ्योरी क्या बता रही है, और वो थ्योरी कैसे दी गई है? बहुत पावरफुल एक्सपेरिमेंट्स के बाद दी गई है कि एवरी पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस इज इन कॉन्टिन्यूअस मोशन। अगर वो मोशन जीरो हो जाएगी तो दुनिया कोलैप्स कर जाएगी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, बताया, रीजंस दिए हैं। लॉजिक नहीं लड़ाते, समझते नहीं। लगता है मेरी कहानियां सुन के महसूस ही होते रहते हो, बहुत अफसोस है। कोई तो हो ऐसा सरफिरा जो फौरन वहां पहुंचे जहां मैं कहता हूँ बच्चे बता क्या जवाब है। अच्छा बताया सर, काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ये कहता है कि किसी भी मैटर के, चाहे पानी है चाहे शहद है, पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूस मोशन में होते हैं, ये लिखा हुआ। इट इज बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर इन कांस्टेंट मोशन, सो देयरफॉर दे पोसेस, बोलो, काइनेटिक एनर्जी। अब सारे मॉलिक्यूल सेम एनर्जी से मूव कर रहे होंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। कुछ आस्था जो बॉटम पे है, नीचे है ना, ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ने इनको दबाया हुआ है। अब ये नीचे वाला मॉलिक्यूल ऊपर वाले को ठुड़ा मारता है, उससे ऊपर वाला उससे ऊपर वाले को ठुड़ा मारता है, उससे ऊपर वाला ऊपर वाले को ठुड़ा मारता है, और जो सबसे ऊपर ठुड्डा से लगता है वहां में चला जाता है। तो जो सबसे ऊपर होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। So it is because the molecules of water are in constant motion and they possess kinetic energy. Fast moving molecules escape from the surface. जिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है वो हवा के मॉलिक्यूल को ठुड्डा मार के बाहर निकल जाते हैं। कहाँ निकल जाते हैं? और हवा का हिस्सा बन जाते हैं, बुखारात बन जाते हैं।
मतलब गैसियस स्टेट में चले जाते हैं। क्लियर हुआ? तो फास्ट मूविंग फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट, वो खारिज हो जाते हैं, ठीक है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, पानी की सतह से, एंड गोज इनटू द एटमॉस्फेयर, और वो कहाँ चले जाते हैं? हवा में चले जाते हैं। अब जो फास्ट मूविंग थे वो तो चले गए, तो पीछे कौन रह गए? स्लो मूविंग, जिनकी काइनेटिक एनर्जी क्या कम है। अब काइनेटिक एनर्जी कम तो टेम्परेचर भी क्या कम। लो टेम्परेचर मीन कूलिंग। नहीं समझ आया? दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो मॉलिक्यूल्स का, फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स का सरफेस से एस्केप आउट हो जाना, ठीक है, इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। तो क्या इसको काटो, इवेपोरेशन को काटो, दा से शुरू कर लो। द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, दैट इज द गैसियस स्टेट फ्रॉम द सरफेस। ये पक्का याद रखना, सरफेस ऑफ द लिक्विड से मॉलिक्यूल्स का लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में चेंज होना। नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? दो शर्तें हैं। पहली बात कहां से होगा? सरफेस से होगा, और दूसरी बात एट एवरी टेम्परेचर होगा, नॉट बाय हीटिंग होगा, विदाउट हीटिंग होगा। क्लियर हुआ? पहली बात, इवेपोरेशन के लिए दो कंडीशंस बताना लाजमी जरूरी है। एक तो आप बता दें कि द चेंजिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर्स, ये दो बातें लाजमी बताना। कॉन्स्टेंटली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड एट ऑल टेम्परेचर्स आर विदाउट हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इसको तबखीर का अमल करते हैं। क्लियर हुआ? अनलाइक बॉइलिंग और वेपोराइजेशन, बॉइलिंग खुलाओ या वेपोराइजेशन के बिल्कुल बरखिलाफ इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। पहला फर्क का समझ आ गया बच्चे? पहला फर्क किसका होगा? वैसे किसका होगा? डेफिनेशन का। एट इट्स वेपर्स, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। ठीक है? इवेपोरेशन क्या है? शाबाश शाबाश, क्लैपिंग फॉर दिस गर्ल, गुड। नेक्स्ट क्या है? द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सरफेस एट एनी टेम्परेचर या विदाउट हीटिंग इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पहला फर्क डेफिनेशन का। दूसरा फर्क क्या है? वेपोराइजेशन occurs at a constant temperature, that is boiling point, but evaporation occurs at all temperatures. क्लियर हो गया? तीसरा फर्क, evaporation occurs only at the surface, but vaporization occurs throughout the liquid. हर पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स बॉयल हो रहे होते हैं वेपर में, इसलिए तो जोश खा रहा होता है वो। चौथा भी बता दो या रहने दो? Vaporization requires heating, that requires latent heat of vaporization, but evaporation do not require heating. उसको हीटिंग की जरूरत, लेटेंट हीट की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? समझ आ गया या नहीं आ गया? वाटर वेपोराइजेस एट 100 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गया? नहीं आया? और वाटर इवेपोरेट्स एट ऑल टेम्परेचर्स। एग्जांपल्स भी दे दो। बोलो। वेरी गुड। अनलाइक, अब मैंने बता दिए फर्क कितने, 5 तो हो ही गया ना। अनलाइक बॉइलिंग, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स बट ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। द प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग टेक्स प्लेस एट ए सर्टेन टेम्परेचर, एट ए सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर। सुन रहे हो? जो प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग है वो रूनुमा होता है एट ए सर्टेन फिक्स्ड टेम्परेचर विच इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। और जो वो टेम्परेचर है वो उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है। एट बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड इज चेंजिंग इनटू वेपर नॉट ओनली फ्रॉम द सरफेस बट आल्सो विद इन द लिक्विड एट इट्स बॉटम आल्सो। बुलबुले जो ऊपर आ रहे होते हैं ना, वो बॉटम से ऊपर आ रहे होते हैं, तो बॉटम पे वेपर्स बन के ऊपर आ रहे होते हैं। थ्रू आउट द लिक्विड ये काम सारा का सारा लिक्विड वेपर्स में करना, हर पॉइंट पे हो रहा होता है। ठीक है जी? These vapors come out of the boiling liquid। वो वेपर जो है, सुन रहे हो, थ्रू आउट द लिक्विड बॉइलिंग होगी, वेपर्स बनेंगे, तो वो जो वेपर्स इनसाइड द लिक्विड बनते हैं वो बबल्स की फॉर्म में आते हैं। कहां पे? सरफेस पे। और आके क्या करता है? ब्रेक डाउन होता है। ऐसा ही है। These vapors which are formed at the inside the liquid and at the bottom of the liquid at the boiling point, these vapors come out of the boiling liquid। वो जोश खाते हुए लिक्विड के अंदर से बाहर आते हैं एज बबल्स, बुलबुलों की शक्ल में, विच ब्रेक डाउन, जो क्या करते हैं? टूट जाते हैं, जो कि
जाते हैं ऑन रीचिंग द सरफेस, कहां पहुंचकर, सरफेस पे पहुंचकर। समझ आया? जोश जब आता है अच्छा लगता है ना पानी बॉयल कर। आगे चलते हैं। इवेपोरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। अब ये आपको इवेपोरेशन के फायदे बताने लगे, भाई ये फर्क आ गया, यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब जरा और अच्छा कोई बंदा आपसे ये पूछ ले कि व्हाई बबल्स आर फॉर्म्ड एट द सरफेस ऑफ ए लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, तो आप क्या बताओगे? एट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड वेपर्स आर फॉर्म्ड थ्रू आउट द लिक्विड, थ्रू आउट द लिक्विड बनते हैं ना वेपर्स। सो क्या होता है, those vapors which are formed inside the liquid and at the bottom of the liquid or the container, they come out in the form of bubbles, and the bubbles break down on reaching the surface of the liquid. Those are the bubbles which are formed inside the, those are the vapors which are formed inside the liquid. ये bubbles जो होते हैं ये vapors होते हैं जो कि liquid के inside बनते हैं और ऊपर आकर हवा में चलते हैं। क्लियर हो गया? Evaporation plays an important role in our daily life. अब हमारी रोजमर्रा जिंदगी को मतलब आपसे पूछ ले व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ इवेपोरेशन इन आवर डेली लाइफ। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इवेपोरेशन की कुछ एग्जांपल्स दे दें। तो इवेपोरेशन बड़ा अहम किरदार अदा करती है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में। वेट क्लोथ्स ड्राई अप रैपिडली व्हेन स्प्रेड। अब जरा गौर से सुनना, जो गीले कपड़े होते हैं वो खुश्क हो जाते हैं बहुत तेजी के साथ जब उन्हें फैला दिया जाता है। लेकिन मैं ये पढ़ाने से पहले आपको ये पढ़ाना चाहता हूँ, जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है, पहले तो रेट ऑफ इवेपोरेशन की डेफिनेशन करते हैं। रेट का मतलब क्वांटिटी, रेट ऑफ इवेपोरेशन जी हामिद अली वो बोल सकते हो सारे, हाँ जी। टोटल नंबर ऑफ वेपर्स विच आर फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। अगर 1 सेकंड में ज्यादा वेपर्स बनेंगे तो रेट ज्यादा, और अगर 1 सेकंड में वेपर्स कम बनेंगे तो रेट कम। तो रेट ऑफ इवेपोरेशन नंबर ऑफ वेपर्स, ठीक है, या क्वांटिटी ऑफ वेपर्स विच इज फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड, रेट ऑफ इवेपोरेशन। अभी भी नहीं समझे? द क्वांटिटी ऑफ वेपर्स विच आर फॉर्म्ड इन 1 सेकेंड दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन रेट। इट इज इफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। अब जो रेट है, जो क्वांटिटी ऑफ वेपर्स फॉर्म्ड है इन 1 सेकेंड, वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे। आगे इवेपोरेशन तेज होगी या ज्यादा वेपर्स बनेंगे या कम बनेंगे। नंबर 1 टेम्परेचर, नंबर 2 सरफेस एरिया, नंबर 3 विंड, और नंबर 4 नेचर ऑफ द लिक्विड। अब गौर से सुनते जाना, टेम्परेचर, गर्मियों में टेम्परेचर ज्यादा होता है कम होता है? कपड़े जल्दी सूखते हैं देर से सूखते हैं। जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर्स भी ज्यादा बनेंगे। नहीं समझ आया? पढ़ लो। तो आपने पता क्या कहना है? ये कहना है, पहले ये फैक्टर लिखना, ऊपर वाला छोड़ दो। ये इवेपोरेशन इज फास्टर एट हाई टेम्परेचर देन एट लो टेम्परेचर, ठीक है। आपने कहना ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। लिख लोगे ये तो, ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। फिर कहो, आप ये सवाल आपसे क्यों पूछेगा पेपर में, व्हाई वेट क्लोथ्स ड्राई अप मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर। गीले कपड़े जल्दी खुश्क हो जाते हैं गर्मियों में बनिस्बत सर्दियों के। तो क्या जवाब दोगे? एट हाई टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। आपने पता क्या करना, ये इवेपोरेशन इज फास्टर एट हाई टेम्परेचर देन एट लो टेम्परेचर, ग्रेटर द टेम्परेचर ग्रेटर इज द इवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। अब आप लिखें इन समर, क्या टेम्परेचर इज हाई सो रेट ऑफ इवेपोरेशन इज हाई, ऐसा ही है। सो देयरफॉर वेट क्लोथ्स ड्राई अप मोर क्विकली इन समर देन इन विंटर। सादा सा जवाब है। एट हाई टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटीज, thus more molecules escape out from its surface, thus evaporation is faster at high temperature than at low temperature। जवाब दे दोगे? अच्छा, सरफेस एरिया। अच्छा मुझे बात तो बताओ, आप में से चाय, दूध, गर्म दूध कौन कौन पीता? चलो, गर्म चाय कौन कौन पीता? अच्छा नहीं, अच्छा चलो ठीक है। एक छोटा बच्चा जो है उसको अम्मा ने दूध देना फीडर में डाल दिया, तो अब दूध गर्म किया, बॉयल किया उसे, तो उसको ठंडा करने के लिए उस बच्चे की अम्मी क्या करती है? पानी में रख के देशगी को ठंडा करती है। एक और ये भी तरीका कि एक बड़ी ट्रे में डालती है दूध, बस थोड़ा सा यूं करके एक फूंक मारती है, वापस फीडर में दूध ठंडा हो चुका।
तो ये क्या हुआ? या जब आप चाय पीते हैं तो एक पिरिच होती है, उसमें डालो ना चाय, ऐसे ठंडी हो जाती है। नहीं समझ आया? समझ आया? कभी किया? हाँ, मैं तो करता हूँ। मैं जब अपने घर जाता हूँ तो मेरी अम्मी मुझे चाय बना के देती है, तो जब मुझे जल्दी आना होता है, अम्मी जी वो बड़ी प्लेट कर देना, जैसे उस प्लेट में डालता हूँ तो बहुत ज्यादा वेपर्स बनते हैं, बनते नहीं बनते? ज्यादा वेपर्स बनते हैं तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी को अपने साथ कहाँ ले जाते हैं? सारी गर्माइश तो वेपर्स ले गए, पीछे रह गई ठंडी चाय, अड़प से नीचे। नहीं समझ आया? कितने चालाक हो गए तुम। अब अच्छा ये बताओ कि चाय क्यों जल्दी ठंडी हो गई? सरफेस एरिया। जब कप में थी तो जो सरफेस थी उसका एरिया क्या था? कम था ना। 2 डायमेंशन ने सरफेस ने कम जगह घेरी हुई थी। जैसे प्लेट में आई सरफेस एरिया क्या हो गया? बढ़ गया, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स को मौका मिला इवेपोरेट करने का। अब पानी के ज्यादा मॉलिक्यूल्स ने क्या किया? चाय से ली एनर्जी और खुद करके हवा में जंप और इंजॉय कर रहे हैं। पीछे हम भी इंजॉय कर रहे हैं। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्यों? बिकॉज ड्यूरिंग द इवेपोरेशन मॉलिक्यूल्स हैविंग more kinetic energy escape out from the surface and molecules with low kinetic energy are left behind. Low kinetic energy या small kinetic energy means low temperature. So therefore evaporation causes cooling. Clear हो गया? सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन भी बढ़ेगी। ग्रेटर याद रखना। अब आपने इसको लिखना कैसे है? इस सरफेस एरिया को आपने कहना है ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड वाइस वर्सा। मैंने यहां पे नहीं लिखा, आपने लिख लेना है, प्लीज लिख लेंगे आप। अब वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, जनाबे अली अगर कपड़ों को खोल कर क्या करके स्प्रेड करके डाला जाए सूखने के लिए तो क्या होता है? जल्दी सूख जाते हैं। और अगर गुछू करके स्प्रेड करके ना फेंका जाए तो फिर कपड़े नहीं सूखते। वो वजह क्या है? जब हम कपड़ों को स्प्रेड करते हैं तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। ड्राइंग का मतलब जानते हो ना? सेपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द क्लोथ्स इज कॉल्ड ड्राइंग। व्हाई वाटर इवेपोरेट्स फास्टर व्हेन स्प्रेड ओवर लार्ज एरिया। पानी तेजी से क्यों इवेपोरेट करता है जब हम उसे बड़े बर्तन में डाल देते हैं, खुले बर्तन में डाल देते हैं? तो लार्जर इन द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ग्रेटर इज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ऐसे कर लेना, या ग्रेटर नंबर रेट ऑफ इवेपोरेशन से कंपेयर करो भाई, ठीक है? तो लार्जर इन द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड ग्रेटर, अब देखा ना ज्यादा मॉलिक्यूल्स को मौका मिलेगा जंप करने का, है ना? तो ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैव द चांस टू एस्केप। ज्यादा मॉलिक्यूल्स को मौका मिलता है क्या करने का? एस्केप आउट करने का, मतलब खारिज होने का फ्रॉम इट्स सरफेस। ठीक है जी। अच्छा ये बताओ, हवा कम हो, विंड पता है ना, मूविंग एयर, विंड की स्पीड कम हो तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, तेज हवा में कपड़े जल्दी सूखते हैं? आपकी मामा क्या करती हैं? जब आपने स्कूल जाना होता है, वर्दी गंदी थी, मामा ने डाली वॉशिंग मशीन में, डाली ड्रायर में और पंखे के नीचे डालकर पंखा चला देती है। उससे क्या होता है? हवा की रफ्तार बढ़ जाती है। जब स्पीड ऑफ एयर ज्यादा होगी तो हवा क्या करेगी? ज्यादा मॉलिक्यूल्स को अपने साथ आगे ले जाएगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाता है। When wind blowing over the surface of a liquid sweeps away, तो आपने कहना greater is the speed of wind, greater is the rate of evaporation। समझ आ गया? आगे जवाब दे देना फिर कि when the wet clothes are spread into the wind having more speed, it will become dry very rapidly due to the greater rate of evaporation। ये समझ आ गया? विंड ब्लोइंग ओवर द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, वो हवा जो किसी लिक्विड की सरफेस के ऊपर ब्लो कर रही होती है, चल रही होती है, स्वीप्स अवे, अपने साथ बहा कर ले जाती है द लिक्विड मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को दैट हैव जस्ट एस्केप आउट, जिन्होंने भी थोड़ी सी छलांग मारी होती है उनको साथ ही भाग ले जाती है। क्लियर हो गया? दिस इंक्रीजेस द चांस ऑफ मोर मॉलिक्यूल्स, इससे भी ज्यादा मॉलिक्यूल्स का चांस बढ़ जाता है। समझ आया? चांस बढ़ जाता है किसका? ज्यादा मॉलिक्यूल्स का, टू एस्केप आउट, खारिज होने का सरफेस से।
आखिरी पॉइंट है नेचर ऑफ द लिक्विड। अब मुझे ये बताओ नेचर का मतलब क्या है, फितरत का मतलब क्या है। जो आपका सब्सटेंस है, जो आपका लिक्विड है, उसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ क्या है या उसकी डेंसिटी क्या है। अब शहद जो है ज्यादा इवेपोरेट करेगा या पेट्रोल की डेंसिटी कम है, उसके मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है, कम है, थोड़ी सी एनर्जी दी, वो गया। स्पिरिट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कमजोर है, वो गया। नहीं समझ आ? तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जिस सब्सटेंस में जिसके मॉलिक्यूल्स में स्ट्रांग होंगी उसका रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, लो होगा, और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगी उसका इवेपोरेशन रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, मोर होगा। ठीक है बच्चे, तो डज स्पिरिट एंड वाटर इवेपोरेट एट द सेम रेट? क्या स्पिरिट और पानी जो है उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन सेम होता है? नो। ऐसा ही है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रांग होती हैं, और स्पिरिट के मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं। स्पिरिट हथेली पे डालो उड़ जाता है, पानी कुछ देर निकालता नहीं निकालता। जी, लिक्विड डिफर इन द रेट एट विच दे इवेपोरेट। स्प्रेड a drop of water of ether or spirit on your palm, you feel cooled. Why? तो हमने क्या जवाब देना? रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ द स्पिरिट इज वेरी वेरी फास्ट। इवेपोरेशन रिक्वायर्स एनर्जी। इवेपोरेशन क्या करता है, इसको एनर्जी चाहिए, तो स्पिरिट टेक्स आउट एनर्जी फ्रॉम आवर palm and evaporates. So as a result, the temperature of our palm decreases and we feel the sensation of cooling. More rate of evaporation requires more energy. तो जब the energy flows from our palm towards the spirit and then it will evaporate. Otherwise वो evaporate ही नहीं कर सकता। तो जिसकी evaporation के लिए energy चाहिए वो हमारी हथेली से चूस रहा है, तो नतीजतन हमारी हथेली क्या हो जाएगी, ठंडक फील होगी ना हमें, हमारी हथेली से एनर्जी लेगा ना। वो जंप करेगा तो एनर्जी किससे लेगा, हमारी हथेली से। तो पीछे हमारी हथेली का टेम्परेचर कम हो जाएगा, वो तो हवा में चला गया एनर्जी लेकर। अभी भी नहीं समझे? बिकॉज ऑफ द मोर रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ स्पिरिट क्या होगा, द रेट ऑफ इवेपोरेशन फॉर द स्पिरिट इज मोर। ठीक है, एंड एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द इवेपोरेशन फ्लोज फ्रॉम आवर palm टुवर्ड्स द स्पिरिट। तो बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम आवर palm टुवर्ड्स द स्पिरिट, ठीक है, फॉर द मोर इवेपोरेशन, समझ आ गया नहीं आ गया, ज्यादा इवेपोरेशन के लिए जो एनर्जी है हमारे हाथ से स्पिरिट की तरफ फ्लो करती है, तो ड्यू टू दैट फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम आवर palm टुवर्ड्स द स्पिरिट वी फील द सेंसेशन ऑफ कूलिंग। समझ आया नहीं आया? अब आओ ना, चार फैक्टर समझ आ गए। आइए जरा जनाब इधर। इवेपोरेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। इवेपोरेशन बड़ा अहम किरदार अदा करती है हमारी रोजमर्रा जिंदगी में। वेट क्लोथ्स ड्राई अप रैपिडली, जो गीले कपड़े होते हैं बहुत जल्दी ठंडे हो खुश्क हो जाते हैं, ठंडे नहीं हो जाते। वेट क्लोथ्स ड्राई अप रैपिडली, गीले कपड़े खुश्क हो जाते हैं तेजी के साथ, वन स्प्रेड, जब उन्हें फैला दिया जाता है। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन से हमें ठंडक फील होती है। इसका जवाब क्या है, वाई? इसका जवाब क्या होना चाहिए, ऐसा क्यों है? तो गौर से सुन ले। ड्यूरिंग, अब बच्चे को बंदा आपसे पूछ ले इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इज इट ट्रू और फॉल्स, तो आपने कहना यस, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, ये जवाब है। ड्यूरिंग इवेपोरेशन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, ऐसा ही है। फास्ट मूविंग मतलब मॉलिक्यूल्स विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। समझ आया नहीं आ गया? तो मॉलिक्यूल्स दैट हैव लोअर काइनेटिक एनर्जीज आर लेफ्ट बिहाइंड, दिस लोअर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। अब वो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो है वो पीछे रह गए, तो उससे एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? हाँ जी, दिस लोअर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स। एंड व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी? दिस इज कॉल्ड द टेंपरेचर। तीन स्टेप्स हैं, ड्यूरिंग इवेपोरेशन, फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स एस्केप आउट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। पहला जुमला समझ आ गया? इवेपोरेशन इसी को कहते हैं। तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दैट हैव लोअर काइनेटिक एनर्जीज आर लेफ्ट बिहाइंड, वो पीछे रह जाते हैं। लेफ्ट का मतलब रह जाता है, बिहाइंड का मतलब पीछे। इससे क्या होगा, दिस विल लोअर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। समझ आ गया नहीं आ गया? अब एवरेज काइनेटिक एनर्जी कम होगी है तो एंड टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, दिस विल लोअर द एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर। एवरेज काइनेटिक एनर्जी को तो टेम्परेचर कहते हैं, एंड द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। तो टेम्परेचर के लो होने को कहते हैं कूलिंग कहते हैं ना जी।
Since the temperature of a substance depends upon the average kinetic energy. अब यहां तक आप क्या दें? And the temperature of liquid, so therefore evaporation causes cooling. अब मैं आगे बता रहा हूँ, since temperature of a substance किस पे डिपेंड करता है? average kinetic energy of its molecules. Evaporation of the, अब जरा गौर से सुनना, evaporation of perspiration. perspiration क्या है? पसीना आता है जब आपके ब्लड का टेम्परेचर बढ़ता है ना, तो जो ब्लड में वाटर होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो आपके स्वीट ग्लैंड्स ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं उनको कहां भेज देते हैं? आपकी जिल्द पे। और जिल्द पे क्या है? टेम्परेचर ज्यादा होता है, वहां से वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं? इवेपोरेट करते हैं और जाते थे जिल्द से टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करके। तो क्या हुआ? ब्लड से हीट एब्जॉर्ब करके वाटर कहां पे आया? छोटे छोटे पोर्स के जरिए से जिल्द पे, और फिर जिल्द से भी उसने क्या की? हीट एब्जॉर्ब की और जंप कर गया। तो क्या किया? कूलिंग की कॉज की ना, हीट एब्जॉर्ब की और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के जंप कर गया। तो क्या हुआ? आपकी बॉडी की जो ज्यादा हीट थी वो वाटर एब्जॉर्ब करके इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स उड़ गया और आपकी बॉडी को ठंडा कर गया। अल्लाह ने देखो कैसा एक सिस्टम रखा आपकी बॉडी को ठंडा करने। कहता है पसीना आएगा तो बुखार उतर जाएगा। क्यों उतर जाएगा? क्योंकि जो पसीना है उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपकी बॉडी की एनर्जी को लेकर हवा में चले जाते हैं और नतीजतन आपका जिस्म ठंडा हो जाता है। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन ऑफ द पर्सपिरेशन हेल्प्स टू कूल अवर बॉडीज। जो पसीने का बुखारात में तब्दील होना है वो हमारे जिस्म को क्या कर देता है? ठंडा कर देता है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। इवेपोरेशन जो है वो रूनुमा होती है सारे दर्जाए। इवेपोरेशन जो तबखीर है टेक्स प्लेस, ये रूनुमा होती है एट ऑल टेम्परेचर, तमाम दर्जाए हरारत पर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड की सरफेस से। क्लियर हो गया? ये एक पॉइंट याद रखिएगा। तो ये बेनिफिट्स हैं जी पर्सपिरेशन की। इवेपोरेशन भी हमारी बॉडी को ठंडा करती है और जो इवेपोरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स है वो हमारे कपड़ों को सुखाता है। अब कपड़ों को फैला के डालेंगे तो जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेस on increasing the surface area, so therefore wet clothes become dry when they are spread more rapidly. क्लियर हो गया? और समर में जितनी गर्मी में कपड़े जल्दी क्यों सूख जाते हैं? बिकॉज द टेम्परेचर, मोर द टेम्परेचर मोर विल बी द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सो इन द समर द टेम्परेचर इज हाई, सो देयरफॉर द इवेपोरेशन इज हाई, एंड ड्यू टू द हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन wet clothes become dry much more quickly than that of the winter. याद रखोगे या नहीं? अच्छा सवाल है, why wet clothes dry up more quickly in summer than in winter? तो higher the temperature, faster the rate of evaporation and vice versa. लिख दिया पहले। In winter temperature is low and the rate of evaporation is also lower. ऐसा ही है? So therefore the wet clothes dry up more slowly in winter, but in summer temperature is high and the rate of evaporation is also high. Therefore the wet clothes dry up more quickly or very quickly in summer due to the high temperature. Mini exercise, how specific heat differs from heat capacity. Definition दे देना दोनों की। The amount of heat which is required to change the temperature of 1 kg of a substance by 1 degree Kelvin is called specific heat. और heat capacity का the amount of heat which is required to change the temperature of a body, not 1 kg, of a body by 1 degree Kelvin is called its. दूसरा फर्क क्या है? स्पेसिफिक हीट का फार्मूला था C is equal to delta Q by m टाइम डेल्टा T। ऐसा ही है? और जो हीट कैपेसिटी का फार्मूला वो क्या? डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी या एम टाइम्स सी, एम सी। याद आया? दो फार्मूले हैं, बता दीजिएगा। ठीक है? तो स्पेसिफिक हीट इज टेल्स अस द हीट एब्जॉर्ब बाय 1 kg mass of a substance, एंड क्या हीट कैपेसिटी टेल्स अस द हीट एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी। क्लियर हो गया? गिव टू यूजेस ऑफ कूलिंग इफेक्ट बाय इवेपोरेशन। दो इस्तेमाल बताएं किसके? कूलिंग इफेक्ट के, जो कि इवेपोरेशन से हम यूज करते हैं। तो डीप फ्रीजर्स जो है, हमारे फ्रीजर्स जो है वो क्या करते हैं? जो उनके पीछे जाली के अंदर ना गैस फ्लो करती है ना, तो वहां पे क्या होता है? जो इवेपोरेशन है उससे हम कूलिंग कॉज करते हैं। या ये कहते हैं कि यूजेस ऑफ कूलिंग इफेक्ट बाय इवेपोरेशन। पहले तो पर्सपिरेशन है, इवेपोरेशन ऑफ पर्सपिरेशन कॉजेज कूलिंग। ऐसा ही है? तो evaporation of the perspiration causes cooling, so we use the cooling effect of the evaporation to cool down our bodies. ऐसा ही है? एक और बता दें हम लोग,
हम गर्मियों में नहाते हैं और हमें ठंडक फील होती है। क्यों? जब हम नहाते हैं तो हमारी बॉडी के ऊपर जो पानी होता है वो क्या करता है, वो इवेपोरेट करता है और हमारी बॉडी की ज्यादा हीट को लेकर उड़ जाता है। ठीक है, समझ आ नहीं है? तो इस तरह भी हम जो है वो कूलिंग इफेक्ट ऑफ वेपोरेशन को अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद वी यूज द कूलिंग इफेक्ट ऑफ वेपोरेशन टू कूल डाउन आवर टी। ऐसा है कि नहीं? चाय को ठंडा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, डीप फ्रीजर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं। रेडिएटर ऑफ द कार यूज द कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन टू कूल डाउन द इंजन ऑफ द कार। क्लियर हो गया? हाउ इवेपोरेशन डिफर्स फ्रॉम वेपोराइजेशन। इवेपोरेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स at the surface of the liquid at all temperatures, and vaporization is boiling, the formation of vapors, ठीक है, at the boiling point of a liquid is called vaporization। मैंने इसके 5 डिफरेंसेस आपको लिखवाए हैं अभी पीछे। Cooling is produced in the refrigerators by evaporation of liquid gas। अब इसको देखें, ये कौन सा खाना जी? आप ऊपर का जो होता है ना जहां पे आप बर्फ जमाते हैं, और यहाँ नीचे क्या होता है? यहाँ पे आप वो जहाँ खाना शाना रखते हैं, कम ठंडक चाहिए होती है ना, तो जनाब अली यहाँ पे पाइप होता है, ये लगा हुआ कंप्रेसर, देख रहे हो? कंप्रेसर का पंप है। तो ये क्या करता है, यहां से गौर से सुन लो, ये देख रहे हो यूं फ्लो करती है गैस यूं इसके अंदर। समझ आ गया नहीं आ गया? इसके अंदर अमोनिया गैस होती है, ठीक है, ये उसको खींचता है और उसको इसकी तरफ पंप करता है, यहाँ इस साइड। क्लियर हो गया? ये जो पाइप नजर आ रहा है आपको, इसके ऊपर लगी होती है जाली, समझ आया? वो जाली हीट एब्जॉर्ब करके उसको कहां भेज देती है? हवा में, और ये गैस फिर यहां से वापस। और सुन रहे हो? और सुन रहे हो? तो क्या करता है ये अच्छा मजे की बात बताऊं, कंप्रेसर पता क्या करता है? यहां से गैस को खींच के ना कंप्रेस करता है, दबाता है। क्या करता है? अब कभी आपने पंप से जब आप हवा भरते हैं तो हवा भरने के बाद पंप के नीचे वाले हिस्से को हाथ लगाना वो गर्म हो जाता है, होता नहीं होता? क्यों होता है? जब आप किसी चीज को दबाते हैं ना तो उसके मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं, तो उनके दरम्यान में बॉन्ड्स बनते हैं। जब बॉन्ड बनते हैं तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड फॉर्मेशन कौन सा प्रोसेस है? तो जब आप हवा को दबाते हैं तो जो उसके अंदर हीट होती है वो किसकी फॉर्म में निकल जाती है? हीट की फॉर्म में, एनवायरमेंट में चली गई। अब दबी हुई हवा जब आगे जाके फैलती है, क्या करती है? फैलती है, तो वो बॉन्ड टूटते हैं। अब बॉन्ड को टूटने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए। अब वो हीट बाहर से तो कहीं से आती नहीं है, तो गैस के अंदर से वो हीट इस्तेमाल होती है, गैस ठंडी हो जाती है। तो ये कंप्रेसर क्या करता है? यहां से इस गैस को खींचकर, वो सुन रहे हो, यहां से इस गैस को खींचकर कंप्रेस करता है, दबाता है, सारी हीट को कहां निकाल देता है? एनवायरनमेंट में, और फिर वापस भेजता है। अब जैसे यहां से बाहर निकलती है एक नोजल से, तो फौरन अब देखिए अपने मुंह से ऐसे हवा निकले, गर्म है, ठंडी है, क्यों? मुंह हवा को दबा के बाहर निकालता है, तो अंदर हीट अंदर रह जाती है दबने में, और जैसे हवा बाहर निकलती है वो एक्सपैंड करती है। इसे कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? जैसे कोई गैस अचानक फैलती है तो कूलिंग कॉज होती है बॉन्ड्स के टूटने की वजह से। जैसे आप उसे दबाते हैं तो हीटिंग होती है बॉन्ड के बनने की वजह से। तो कंप्रेसर उसको दबाता है और क्या करता है, जो उसने हीट एब्जॉर्ब की तो उसको निकाल देता है और फिर यहां भेज देता है। तो वो हीट कहां निकल जाती है? यहां निकल जाती है, फिर वो अंदर जाती है और हीट एब्जॉर्ब करके आते हैं कंप्रेसर से, फिर दबा के यहां भेज देता है। समझ आ नहीं है? तो कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स बाय द इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विफाइड गैस। क्या होता है? कंप्रेसर उसको दबाकर लिक्विड में कन्वर्ट करता है। समझ आया? कूलिंग इज प्रोड्यूस्ड इन द रेफ्रिजरेटर बाय द इवेपोरेशन। किससे? इवेपोरेशन से। अब आप क्या करेंगे? एक गैस है, लिक्विफाइड गैस है, जब उसने वेपर्स में चेंज होना तो उसको हीट चाहिए नहीं चाहिए? बोलो, उसको हीट चाहिए नहीं चाहिए? तो वो अपने इर्द गिर्द से हीट एब्जॉर्ब करती है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। कंप्रेसर फिर उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। कंप्रेसर फिर उसे वो फिर जाती है, जाके ऊपर के खाने में किसमें चेंज होती है? गर्म चीज से हीट एब्जॉर्ब करके गैस बन जाती है। कंप्रेसर उसे फिर प्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करके ऊपर भेज देता है।
तो फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड जो है ना ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और फॉर्मेशन ऑफ गैस क्या है, एंडोथर्मिक है। आप समझ आए? तो कूलिंग इज प्रोड्यूस इन द रेफ्रिजरेटर्स बाय द इवेपोरेशन। यहाँ पे जो पाइप में गैस है ना, गैस वो लिक्विफाइड गैस होती है। जैसे ही आपने जो बर्तन यहाँ पे रखा होता है उसकी हीट उसको मिलती है, वो गैस बन जाती है, हीट वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। और किसके पास आ जाते हैं? कंप्रेसर के पास। कंप्रेसर फिर उसको दबाता है तो मॉलिक्यूल्स करीब आते हैं, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? लिक्विड में। और जो उन्होंने हीट एब्जॉर्ब की होती है वो एनवायरनमेंट में चली जाती है। अभी भी नहीं समझे? क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो ये फोर्स्ड कन्वेक्शन है असल में। सुना गौर से, कूलिंग इज प्रोड्यूस इन द रेफ्रिजरेटर्स बाय इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विफाइड गैस। याद रखोगे नहीं रखोगे? तो ये दूसरा आपने यूज कर लिया, कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन इज यूज्ड इन द रेफ्रिजरेटर्स। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। दिस प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। इससे क्या होता है? लिक्विफाइड गैस जब इवेपोरेट करती है तो उससे कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठंडक पैदा होती है, ठीक है। और अब इनका नाम क्या है? ये फेरॉन भी हो सकता है। ये CFC वाज यूज्ड, फेरॉन नाम है उसका, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वाज यूज्ड, वो इस्तेमाल होता था एज ए रिफ्रिजरेंट गैस, बट इट्स यूज हैज बीन फॉरबिडन। अब इसका इस्तेमाल क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, रोक दिया गया। व्हेन इट वाज नोन, जब ये पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द कॉज ऑफ ओजोन डिप्लीशन। आपको सिर्फ यहां तक याद रखना है। वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर के बंदा पूछ ले तो बताना, कहता कूलिंग इज प्रोड्यूस इन द रेफ्रिजरेटर बाय द इवेपोरेशन ऑफ ए लिक्विफाइड गैस। को बंदा पूछ ले डिटेल में लिखे तो आपने कहना दिस जो इवेपोरेशन ऑफ द लिक्विफाइड गैस है वो कूलिंग कॉज करता है। अब बताना कौन सी चीज पहले यूज होती थी। अब या ये मतलब ये पूछ ले कि भाई द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एज ए रिफ्रिजरेंट गैस इज फॉरबिडन इन द रेफ्रिजरेटर्स। तो फिर आपने देना कि जी द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, हैज बीन फॉरबिडन व्हेन इट वाज नोन। जब पता चला कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज द कॉज, वो बायस बनते हैं किसका? ओजोन के डिप्लीट का और ओजोन के खात्मे का इन द अपर एटमॉस्फेयर, विच रिजल्ट्स, जिसका नतीजा क्या निकलता है? इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। सूरज से रोशनी आती है, आपके पास विजिबल पोर्शन आता है, जो बहुत हाई एनर्जी रेडिएशन होती हैं जिनको ओजोन अपने अंदर जज़ब कर लेती है। अगर वो जमीन पे पहुंच जाए तो आपको जला दे, आपको जला दे, तो उनको ओजोन अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। तो अगर ओजोन डिप्लीट होती रहती तो फिर क्या होता? फिर दोबारा सुनो, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉज द डिप्लीशन ऑफ ओजोन इन द अपर एटमॉस्फेयर विच रिजल्ट। अगर ओजोन डिप्लीट होगी तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द सन एंड द रेज आर हार्मफुल टू ऑल लिविंग थिंग मैटर। जो रेज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं वो सारे के सारे जो जिंदा जानदार हैं उनके लिए क्या नुकसानदेह हैं, समझा? फ्रेन गैस इज नो रिप्लेस्ड बाय अमोनिया। अब फ्रेन गैस की जगह पे कौन यूज होती है? अमोनिया, ठीक है, एंड अदर सब्सटेंसेस और दूसरे मादाजात भी डाले जाते हैं विच आर नॉट हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट, जो कि हमारे माहौल के लिए नुकसानदेह नहीं है। हमारे काम की बात यही थी कि इन द रेफ्रिजरेटर्स इवेपोरेशन ऑफ लिक्विफाइड गैस इज यूज्ड टू कॉज द कूलिंग। क्लियर हो गया? बाकी क्या पहले का यूज होता था, आपका यूज होता है, तो वो आप देख लीजिए। पहले फ्लोरोन तक क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता था, ठीक है, लेकिन जब पता चला बट इट वाज नोन दैट इट इज कॉजिंग द डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ठीक है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन कॉजेज व्हाट? इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन व्हिच आर हार्मफुल फॉर द बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द लिविंग मटेरियल, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस और इन ऑर्डर टू स्टॉप the increasing amount of ultraviolet radiations, the use of freon was stopped or forbidden and it was replaced by the use of ammonia and other substances which are not harmful for the environment. यहाँ तक जनाब किसी को मसला हो तो पूछो। इसी के साथ आज का लेक्चर क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए